स्टार्ट किया? ओके, हाँ जी. So on Saturday we discuss about the electronic configuration, right, which we get with the help of Aufbau principle. और Aufbau principle पे हमने क्या किया था? We applied n+l rule. ठीक है, n+l rule, right? Greater the value of n+l, higher is the energy of that subshell. हाँ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n+l. एंड व्हेन यू अप्लाई दिस n+l रूल फॉर ऑल द सबशेल अप टू 7s, सो वी गॉट वन ऑर्डर विच इज़ नोन एज एनर्जी ऑर्डर. ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या था ये एनर्जी ऑर्डर? हम लोगों ने लिखा था 1s2, इसको ऐसे ही याद कीजिएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10. ठीक है, इसके बाद आगे आपका फिर 4p6. ठीक, हाँ, अभी इतना ही रुकते हैं. ठीक है, 4p6 और उसके बाद क्या आएगा आपका 5s2 और फिर उसके बाद 4d10. बस इतना अभी रुकिए, अभी इतना ही रुकते हैं. ठीक है, 20 तक मैंने आपको बोला था. आई होप आप लोगों ने लिखा होगा. सबने लिखा 20 तक? नहीं, आप थे नहीं. आई लिखना घर जाके. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आप ना इसको फास्ट करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ. ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये इतना. ठीक है, आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए यहाँ तक? 10. और यहाँ पे कितने हो गए? 10, 20. ठीक है, 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया आपने? 20. 20 का मतलब कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20. 20 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर लेंगे. अब आपको मैं आगे की बात बता रही हूँ. ठीक है, 21 से 30 तक का. और ये 21 से 30 आपको याद करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज नेम ऑफ द एलिमेंट्स. 12th में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए अभी से याद करेंगे. या तो पूरी पीरियोडिक टेबल करनी है जेई वालों को, वो मैं तरीका बताऊँगी आपको करने का. ठीक है, तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ एटॉमिक नंबर 21. ठीक, 20 तक आपने किया है सबने. 21 होता है आपका स्कैंडियम. 21 इज़ द स्कैंडियम. और यहाँ पर आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. यहाँ तक हमें कोई टेंशन नहीं है, ये सब कॉमन ही चल रहा है 20 तक. अब कितना यहाँ तक? अप टू हियर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड. हाउ मच रिमेनिंग? ओनली 1. दैट विल एंटर इनटू डी सबशेल. ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? 3d1. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं? 3d1. एक और तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कि पीरियोडिक टेबल में डू यू अवेयर ऑफ नोबल गैस? नोबल गैस पता है सबको, लास्ट जो हमारा है. तो आपका जो नोबल गैस है दैट इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गन. ऐसे लिखा हुआ ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन. ठीक है, तो ये है आपका 2, ये है 10, ये है आपका 18 और ये है 36. ऐसे चल रहा है. ठीक, तो 20 से पहले कौन सा आपका ये आ रहा है नोबल गैस? 18 आर्गन आ रहा है. तो इसको देखो, ये शॉर्टकट नहीं है. दिस इज़ द अनदर वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पर आई विल राइट 18 आर्गन लिखूँगी वैसे, आर्गन. यानी अप टू हियर हमने किसको फिल किया? आर्गन को. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अप टू हियर द कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू द आर्गन. ठीक है, और उससे आगे फिर मैंने क्या लिखा? 4s2, 3d1. समझ में आया? आर्गन तक कितना हो गया? 18. आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 18. तो 18 और 2 20 और ये हो गया 1. तो यू डोंट नीड टू राइट एवरी टाइम दिस थिंग. लेकिन अभी आपने नया नया सीखा है तो अभी लिखिएगा, घर पे प्रैक्टिस के लिए लिखिए. ये सीक्वेंस पूरा अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, अब हम बात करेंगे 22. 22 है आपका टाइटेनियम. तो हम क्या लिखेंगे? आर्गन. इसके बाद मैं लिखूँगी 4s2. यहाँ तक मेरे 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए. हाउ मेनी रिमेनिंग? 2. तो अब वो किस में जाएगा? डी में. तो दिस विल बी 3d2. ठीक है,
नेक्स्ट आया आपका 23। 23 क्या हुआ? 23 है वेनेडियम। 23 क्या है? वेनेडियम। अगर आपको नाम याद नहीं है आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। दिस इज स्कैंडियम, टाइटेनियम और ये है वेनेडियम। ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड हियर इट विल बी आर्गन 4s2 3d3, ठीक है। क्या है? 3d3। जब ब्रेक हुआ था तब क्यों जाया कीजिए, चलिए ब्रेक में सब बैठे रहते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट वाला स्पेशल केस है आपका। नेक्स्ट है 24 क्रोमियम। ये बहुत स्पेशल है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। क्रोमियम इज़ हैविंग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो क्या होना चाहिए क्रोमियम का? 3d4, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। वो ना हो के क्या हुआ, यहाँ पर है आर्गन 4s1 एंड 3d5। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों है। तो इन द होल पीरियोडिक टेबल देयर आर few elements which are having exceptional electronic configuration, ठीक है। तो क्रोमियम आपका फर्स्ट एलिमेंट है। इफ़ यू लुक इनटू द एनसीईआरटी बुक यू विल फाइंड द होल लिस्ट और उसमें स्टार लगे हुए हैं, तो आप समझिए कि वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो ये है क्रोमियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके रेगुलर एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही, क्योंकि ये सीक्वेंस से थोड़ा सा अलग हो गया। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज 25। 25 है आपका मैग्नीज। 25 क्या है? मैग्नीज। बाकी ये मैग्नीज तो आपका कॉमन ऊपर से जो सीक्वेंस चल रहा है वही फॉलो करेगा। 4s2 3d बोलिए 20 और 25। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए क्या सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 26। 26 इज़ द आयरन। आयरन का मतलब अब बोलिए कितना हो गया? आर्गन 4s2, यहाँ तक आपने कितने फिल किए? 20 फिल किए हैं 4s2 तक। हाउ मच रिमेनिंग? 6। तो वो कहाँ जाएंगे? 3d6, ठीक है। कहाँ जाएंगे? 3d6। डी में कितने आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 10। 5 BHK है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। ओके, 26 के बाद इट इज़ 27 which is cobalt. आर्गन 4s2 3d7, क्या हो जाएगा? 3d7। लिखो इन सबको। 28 क्या है? निकल। निकल हो जाएगा आपका आर्गन 4s2 3d8, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। अगेन अनदर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम के बाद क्रोमियम का भाई आया कॉपर 29, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर एक ही डायरेक्शन के में चल रहे हैं। आर्गन 4s1 3d10, ठीक है। हाँ मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, अब सबका रीजन है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज जिंक। लास्ट क्या है आपका? जिंक। जिंक फिर से वही आ गया, जिंक हो गया आपका 30, ओके। अगेन आर्गन एंड 4s1 3d10, 4s2 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन है 1 से 30 तक का, ठीक है। उसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगी, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबको याद करना मुश्किल है, ठीक है। मैं पूरा आपको बताऊंगी। अभी 30 तक रुकेंगे। यहाँ पर 2 एक्सेप्शन मिले आपको। क्या मिला? क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। क्रोमियम पीरियोडिक टेबल बुक है, एनसीईआरटी है सबके पास? नहीं है, सबके पास नहीं है। चलो अच्छा पीरियोडिक टेबल एक मेरी भी ले सकते हैं आप। देखो ज़रा पीरियोडिक टेबल एक बार खोल लीजिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। लीजिए पीरियोडिक टेबल मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में है ये। देखिए पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक में आपको ये पीरियोडिक टेबल मिलेगी।
पेज नंबर माई बुक इज़ ओल्ड, मेरी बुक में तो ये 77 है। पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट टॉपिक खोलिए, उसमें मिलेगा आपको। पीरियोडिक टेबल वाला ही टॉपिक है नेक्स्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ उसी है, ये है तो आपका मिला, ठीक है। इसमें जो मैंने अभी आपको बताया है वो ये स्कैंडियम देखो 21 नंबर जहाँ से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रही है, मैंने पूरा आपको ये सीरीज़ बताया है जिंक तक, ठीक है। दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट इज़ द रीजन? बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू डी सब शेल। आप देखो सब में कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन? डी 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 चल रहा है। समझ में आ गई बात? बहुत इंटरेस्टिंग है पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जो आप SPDF सीखे हैं वही सारा इधर आएगा। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट से यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्यों रखा इनको डी ब्लॉक में? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू डी, ठीक है। आपका जो फर्स्ट 2 ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं, ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनको बोला जाता है S ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? S सबशेल में जाएगा। और जो आपका ये ग्रीन और ये यहाँ पर स्टेयरकेस टाइप का दिख रहा है, ये सब क्या है आपके P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू P सबशेल, ठीक है। और लास्ट में 2 सीरीज आपने पीरियोडिक टेबल से बाहर रखी है, उनको बोला जाता है F ब्लॉक एलिमेंट्स, वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू F सबशेल, ठीक है। तो मैं आपको क्रोमियम की बात कर रही थी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हीलियम को आप P ब्लॉक में मत रखिए, मतलब ये एक्सेप्शन है, बट इट इज़ ए नोबल गैस। नोबल गैस का लास्ट वाला पूरा है आपका। हीलियम इज नोबल गैस, इसलिए वहाँ पे रखा हुआ उसको। P ब्लॉक से एक्सेप्शन है वो। P ब्लॉक मतलब उसमें P एंड है ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ डालोगे, लेकिन उसको वहाँ क्यों रखा हुआ है? बिकॉज इट इज़ ए नोबल गैस, इसलिए उधर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रही थी, क्रोमियम वाला ग्रुप चेक कीजिए। क्रोमियम के नीचे है मॉलिब्डेनम और उसके नीचे है टंगस्टन। क्या है? देखो आपको नजर आया एलिमेंट्स, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है W। टंगस्टन कहाँ यूज़ करते हैं सुना? बल्ब का फिलामेंट जो बनता है वो टंगस्टन है, और सिंबल क्या है? W। ये थोड़ा यूनिक सा है ना, वरना TU लिखते हैं सिंबल, पर यहाँ हमने W लिखा हुआ है। तो इसका रीजन क्या है? अब आप तीनों का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो, उसमें लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन दिया है जस्ट लाइक दिस, 4s1 3d5। मॉलिब्डेनम क्या दिया हुआ है? देखो मॉलिब्डेनम दिया है उसने 5s1, मिला आपको मॉलिब्डेनम? 5s1 4d5, ठीक है। मॉलिब्डेनम को आपको क्या मिल रहा है? 5s1 4d5। टंगस्टन क्या मिल रहा है? 6s1 5d। टंगस्टन शायद सेम ही चलता है ना? हाँ, टंगस्टन नहीं है यहाँ पे, टंगस्टन ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्रोमियम का ही नेक्स्ट ग्रुप मेंबर मॉलिब्डेनम, ही इज ऑल्सो गेटिंग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? क्रोमियम का फैमिली मेंबर, लेकिन उसमें 2 हैं, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। टंगस्टन वो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन मॉलिब्डेनम इज हैविंग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ये बात? क्रोमियम वाला समझ में आया सबको? ठीक है। अब आप आइए कॉपर वाले ग्रुप में। कॉपर वाले ग्रुप में कौन कौन आता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ग्रुप का मतलब आई एम मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, देखो ये इधर, ठीक है। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप में जो आपका वैलेंस शेल वाला यानी कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एक्सेप्ट द n, क्योंकि ये आपका कॉपर, अभी आपने क्या लिखा है? 4s1 3d10 ये लिखा है, यहाँ से आपने ये निकाला ना कॉपर। सिल्वर उससे नेक्स्ट ग्रुप में है, तो सिल्वर के केस में जो 4s1 था वो क्या हो गया? 5s1। 3d क्या हो जाएगा? 4d10। समझे आप? 4d10। गोल्ड क्या हो जाएगा? 6s1 और ये वेरी गुड
तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर के जितने फैमिली मेंबर हैं, कितने हैं फैमिली मेंबर, 3 की हम बात करेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कुछ इतना टेंशन नहीं है, ये तो हमारी नॉन मेटल्स है सब, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तीनों में क्या मिल रहा है आपको, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। याद सिर्फ किसका रखना है, कॉपर को याद रखेंगे, बाकी का आप कर लेंगे। और क्रोमियम, क्रोमियम का नेक्स्ट मेंबर क्या बताया था मैंने, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम में भी सेम कहानी चल रही है। तो अभी के लिए आपके पास 5 एलिमेंट्स हो गए विच आर शोइंग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे क्या पहले, चलिए कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ ये आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में भी यूज़ होने वाला है। सो नोट डाउन दिस स्टेटमेंट, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। हाफ फिल्ड का मतलब समझे, जैसे हाफ फिल्ड का मतलब हुआ, अगर मैं आपसे पी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो कितने बॉक्सेस हैं पी के अंदर, मान लीजिए 2p, कितने बॉक्सेस हैं, 3, पी में 3, हाँ। और अगर मैं 2p3 की बात कर रही हूँ तो हाउ वुड बी द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक के अंदर एक डालेंगे और स्पिन कैसा रहेगा सबका, सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड, आधी भरी हुई। 4 होंगे तो हाफ नहीं होगा, 5 होंगे तो हाफ नहीं होगा। हाफ किस पे आएगा, 3 पे आएगा। 6 डालने हैं, 3 पे हाफ है, और ये कॉन्फ़िगरेशन है। डी के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स विल बी मेकिंग हाफ फिल्ड डी, ठीक है। और अगर मैंने बोला 2p6, तब क्या सिचुएशन है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अभी आपने स्टेटमेंट लिखा है कि या तो ये सिचुएशन हो या फिर ये सिचुएशन हो, बोथ आर एक्स्ट्रा स्टेबल या स्टेबल, बोथ आर स्टेबल। और उसका रीजन क्या है, अब आप नोट कीजिए। एक तो ये डायग्राम बना लीजिए पहले, आपको बाद में याद रहेगा। इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि व्हाट इज़ द हाफ फिल्ड एंड व्हाट इज़ द फुली फिल्ड, इसको ड्रॉ करिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मुझे बताइए, फिर मैं आपको आगे की बात बोल रही हूँ। हो गया, लिखिए, these orbital gets extra stability, these orbitals gets extra stability due to symmetrical distribution of electrons, these orbitals gets extra stability due to symmetrical distribution of electrons, ठीक है। Can you repeat? These orbitals get extra stability due to symmetrical distribution of electrons. Symmetrical का मतलब समझ में आया, सिमेट्री। तो सिमेट्री आपको यहाँ पे मिल रही है और किस में मिल रही है, हाफ फील्ड में मिल रही है, और कहाँ पर मिल रही है, फुली फील्ड में मिल रही है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये है, इसकी वजह से क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, हेडिंग डालिए एक्सचेंज एनर्जी। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। फिर मैं क्रोमियम और कॉपर पे आती हूँ वापस। एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशंस, इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू एक्सचेंज
their positions, ठीक है, and gain stability by losing energy। ठीक है, आपको समझ में आया? पहले लिख लीजिए, आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड गेन स्टेबिलिटी आफ्टर लूजिंग एनर्जी। ठीक है, इसी में आगे लिखिए, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस एक मिनट, वेट, more number of exchanges means more loss of energy। जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतना ही क्या होगा, एनर्जी आपकी क्या होगी, लूज़ होगी, और उतनी ही क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये रिलेट कर पा रहे हैं आप? स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसको याद रखने का तरीका कैसे है कि आप क्या डेली लाइफ में देखिए, अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, 2 या 2.5 ईयर ओल्ड, 2-3 साल का बच्चा, आप उसको कहीं एक जगह बैठा के रख सकते हो? नहीं, वो इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे। क्यों? जो बच्चे होते हैं बहुत ही एनर्जेटिक, है ना, वो पूरे टाइम, छोटे बच्चे आप अगर बोलो कि 1 घंटा यहाँ बैठ जाए तो नहीं बैठेगा। इसके उल्टे घर में बुजुर्ग लोग, दादी बाबा जी, उनको आप बोलो पूरे दिन भागा दौड़ी करने के लिए, नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द रीज़न? एनर्जी नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एनर्जी अगर आपके अंदर, किस दिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, किस दिन बहुत लोग, तो एनर्जी लेवल हमारा अप एंड डाउन होता है। तो मोर एनर्जी मीन्स स्टेबिलिटी लेस, एक जगह नहीं बैठोगे, और लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। बीमार आदमी एक जगह लेटा रहता है, क्यों? एनर्जी नहीं है, तो स्टेबिलिटी उसकी क्या है, ग्रेटर है। ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है, स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अभी जो मैंने आपको बोला है एक्सचेंज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का एक टेंडेंसी होता है, देखिए ठीक है, 1 2 3, ये मैंने अभी आपको डी का सिचुएशन दिया है 3। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ये यहाँ, ठीक है, और जब भी ये पोजीशन चेंज करेगा तो क्या करेगा, थोड़ा एनर्जी लूज़ करेगा, एंड दैट्स हाउ एनर्जी लूज़ हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। समझ में आया? यहाँ पर जो एनर्जी का आपकी लूज़ होती है, इसको बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सचेंज एनर्जी। अब आप एनसीईआरटी का लास्ट पेज पे आइए, टॉपिक 2 पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही लास्ट पेज में तो कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड लास्ट पे आइए, कॉजेज ग्रीन कलर के बॉक्स में है, कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। मिला? डायग्राम ध्यान से देखिए, पेज नंबर मेरी बुक का अलग रहेगा बेटा, लास्ट में आ जाइए, बिल्कुल लास्ट में। देखो फर्स्ट डायग्राम देखो, उसमें लिखा है 4 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 1। जो 1 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाकी 4 के साथ एक्सचेंज कर सकता है। क्लियर है ये बात? ये यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। फर्स्ट वाले के लिए 4 एक्सचेंज पॉसिबल है, सेकेंड वाले के लिए कितने हैं, 3, वापस नहीं आ रहा है, थर्ड वाले के लिए 2, ठीक है, और लास्ट वाले के लिए, फोर्थ वाले के लिए 1। समझ में आया? तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और एनर्जी लूज़ करते हैं और स्टेबल होते हैं। बस इतना अपने को समझना है। और इस एनर्जी को क्या नाम दिया गया है?
स्टेबल एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिले आपको। एक्सचेंज एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, और दूसरा किसकी वजह से आ रही है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका क्या है? सबका ये स्पिन कैसा है? सेम साइड में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रोमियम की अगेन। देखिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हमारे हिसाब से क्या होना था? आर्गन 4s2 3d4, ये हमारा एक्सपेक्टेड था बिकॉज क्रोमियम इज़ 24। लेकिन क्रोमियम ने क्या किया? क्रोमियम ने 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s ट्रांसफ़र टू द d। ठीक है, तो अब आपको क्या मिला यहाँ पर? 4s1 3d5। यहाँ और यहाँ में क्या अंतर मिला आपको? यहाँ पर d कैसा हो गया? हाफ फिल्ड। यानी बाई कीपिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एटम इज़ गेटिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन s से कहाँ पर जंप करा दिया? 5 में। तो यहाँ पर क्रोमियम के केस में ये क्या हो गया आपका? हाफ फिल्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या मिला आपको? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये एक्सेप्शन है। टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इट हैज़ ट्रांसफर्ड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s1 टू 3d5। कॉपर ने क्या किया? कॉपर का एक्सपेक्टेड क्या था? 29 आर्गन। ठीक है, 4s2 3d9, ये एक्सपेक्टेड था 3d9। ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं मिला। क्या हुआ यहाँ पर? फिर से सेम सिचुएशन हुई। मैंने बोला था कॉपर क्रोमियम भाई भाई, क्यों हुआ ऐसा? नाउ कॉपर इज गेटिंग कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, है ना? तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है? हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत जगह हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूज़न? आपवर्क प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों के आप स्टेटमेंट वगैरह याद करिए आपके रेगुलर एग्ज़ाम के लिए, स्कूल वाले एग्ज़ाम के लिए बताने। ठीक है, और मॉड्यूल से क्वेश्चन, मॉड्यूल है अभी सबके पास? चलिए, अभी हमारा एक और टॉपिक बचा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। करा दूँ? अभी नहीं? अच्छा चलो क्वेश्चन करेंगे, अभी थक गए हैं। अच्छा हाँ, पढ़ा दूँ? क्यों क्वेश्चन नहीं करने? थोड़े से जरा करो, मैं बता दूँ सिंपल। आपके फ्रेंड बोलने मत पढ़ाओ, वोटिंग करेंगे। हाँ, मॉड्यूल है ना अभी सबके पास? चलिए क्या करें बताओ भाई विश्रुत? आपके पास नहीं है, लेके क्यों नहीं आए? 37। हाँ जी, चैप्टर में अभी थोड़ा और बचा है, मेनली जेई वाला है। नोट्स वगैरह का बताना है मुझे, नोट्स एंड द ग्राफ। ठीक है, फिर आपका फिनिश होगा। और थोड़ा सा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसमें बताना है। हाँ भैया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, चेक पॉइंट 3 पे आ जाइए। चेक पॉइंट 3 जो आपने सीखा है वही है, वही करना है आपको। ये लो विश्रुत, लीजिए, मार्क मत करना, बस कुछ पेन वैन मत चलाना इस पर। आप क्वेश्चन करो। चेक पॉइंट 3 शुरू हो जाइए। हाँ जी, पूरा पूरा पूरा।
हो रहे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? चेक पॉइंट 3। कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, कुछ हेल्प चाहिए? थोड़ा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, हो गया? सी होगा ना? हो गया? सी होगा। ओके, आप लोगों का हुआ पीछे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अभी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए मेटल आयन M2 पॉजिटिव इज 28। किसका? सेकंड का। हाँ, नंबर ऑफ, उसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। देखो 28 M2 का है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो व्हाट इज द एक्चुअल एटॉमिक नंबर? 30 होता है आपका जिंक। 4s2 3d10 अभी आपने लिखा था सब कॉन्फ़िगरेशन। तो 30 क्या है? जिंक। तो अनपेयर्ड क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या? हाँ, आयन है ना? आयन है ना, तो आयन को उसने 28 दिया है ना, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इन दिस। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आयन में पूछा उसने, तो अनपेयर्ड निकालो, क्या दिक्कत है? 28 का 28 नहीं, 30 तो मेटल का था, उसने आयन का ही पूछा है। मैं मेटल का आपको बता रही थी। मेटल मतलब यही है आपका 2 पॉजिटिव 28, ठीक है। तो 28 क्या हो गया आपका? 4s2 3d8 निकल, ठीक है। अब D8 है, D8 में आप कैसे फिलिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके 2 क्या हैं? अनपेयर्ड आए, ठीक है। 2 क्या हैं? अनपेयर्ड। इसी में अगर वो मेटल पूछता तब आपका आंसर क्या हो जाता? 0 and 30। एटॉमिक नंबर 30 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। 30। हाँ, क्योंकि उसने M2 पॉजिटिव का पूछा है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मेटल का भी पूछते हैं। मेटल ध्यान दो, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ मेटल। ये आयन का दिया उसने 28, तो मेटल का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो आप 2 ऐड करोगे 30 हो जाएगा। 30 अगर हुआ तो फिर आपका वो जिंक हो गया। तो जिंक में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 30 का कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, अभी लिखा था हमने। 30 है 4s2 3d10, समझे? क्वेश्चन नंबर 4 में m = 0 मतलब
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद m इज इक्वल टू 0 इन एन एटम विद एटॉमिक नंबर 30। m का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से करो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद m इज इक्वल टू 0 इन एन एटम विद द एटॉमिक नंबर 33 इज। तो 33 का पहले कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। थर्टी थ्री का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कौन सा? क्वेश्चन 5। निकिल का 28 है ना? क्वेश्चन 5 की ही बात कर रही हूँ। निकिल का 28 है, तो निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितना हुआ? 26 हो गया ये। तो 26 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो एक चीज़ ये और ध्यान रखना बेटा, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था? एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अभी जितना आज आपने सीखा है 21 से 30 वाली बात, ठीक है? तो 21 से 30 में, ठीक, आप कॉन्फ़िगरेशन आपने एटम का सीखा है। अब अगर वो आयन की बात कर रहा है, किसी भी आयन की, ठीक है, तो आपके पास 2 हैं, यानी 4s2 और सपोज 3d6, ये सिचुएशन है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन जो पहले बाहर जाएंगे वो कौन से सबशेल से जाएंगे? नहीं, वो पहले 4s से जाएंगे, ठीक है? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन पहले किससे बाहर जाएंगे? 4s से बाहर जाएंगे। इसको आप कैसे समझोगे? जब आप एटम में चलते हो, राइट? ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है? ये हमारा 1s2, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10, ऐसे चल रहा है। और इसके बाद आएगा 4s2, ठीक? आप एंटर में आप एटम में इधर से एंटर हो रहे हो, ऐसे समझो इसको। आप एटम में कहाँ से? बाहर से आ रहे हो, तो आपको पहले कौन मिलने वाला है? 4s, ठीक है? आपको पहले कौन मिलेगा? 4s मिलेगा। अब आप यहाँ कहोगे हमने 4s पहले लिखा हुआ है। दिस इज़ द एनर्जी ऑर्डर। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एटम में अरेंजमेंट और एनर्जी ऑर्डर, ठीक है? तो अबव प्रिंसिपल से आपने एनर्जी ऑर्डर में क्या सीखा कि 4s का एनर्जी कम है और d का ज़्यादा है, तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किसको फिल करेंगे? 4s को फिल करेंगे और फिर d में जाएंगे। ये सीखा आपने किससे? एनर्जी ऑर्डर। लेकिन अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट तो यही है ना, थर्ड शेल, d कहीं इधर उधर थोड़ी गया है, d अपनी जगह पे है थर्ड शेल में, और s कहाँ पे है? फोर्थ शेल में। तो जब आप उधर से एंटर करोगे तो पहले क्या मिलेगा? 4s मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले किससे जाएंगे? 4s से जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशली कहाँ पर? d में, यानी लोअर वाले से ही पहले जाएंगे, ऐसे याद रखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको दिया है उसने एटॉमिक नंबर 28। तो 28 का पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे आप? 4s2 3d8। और आपसे उसने पूछा आयन m2 पॉजिटिव में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से भगाने हैं? क्या बताया मैंने? 4s से। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? 4s0 3d8। अब आप यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2। समझ में आया? d से इलेक्ट्रॉन अगर आपने भगा दिए तो गलत हो जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले किससे बाहर जाएंगे? 4s से बाहर जाएंगे। रीजन समझ में आया? क्योंकि आपको पहले वही मिलेगा, एनर्जी भी उसका कम है ना?
इस पहले एनर्जी कम हो तो वहीं पे आप डालोगे और वहीं से पहले आप बाहर निकालोगे, राइट? ये समझ में नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इस बात आ गई समझ में? पहले कहाँ पे इससे किस में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 4s को फिल कर रहे हैं और पहले वहीं से ही बाहर जाएंगे। तो ये डी ब्लॉक के केस में स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अभी कौन सा कर रहे हैं क्वेश्चन? 6 हो गया, 4 नहीं हुआ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद M0 विद द एटॉमिक नंबर 33। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 33 का। आइए 33 बोलो, हो जाओ शुरू। 1s2, 2s2, 2p6, रुकते हैं अभी, यहाँ पे रुकते हैं 1 मिनट। 2, 8 और ये हो गए आपके 18। अभी तक आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? कितने हो गए? 20 और 30। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s2 के बाद क्या आएगा? 4p3। किस में जाएगा? 4p3। क्लियर है ये बात? अब p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ये। अब यहाँ पे m की वैल्यू आपको चेक करनी है कहाँ कहाँ पर 0 आ रही है। m की वैल्यू s के लिए 0, एक ये मिलेगा आपको, है ना? दूसरा यहाँ पे मिलेगा 0, इसमें भी 0 मिलेगा। p -1 0 +1, ठीक है? यहाँ पर भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा और ये भी सब में ही 0 मिल रहा है। कितनी वैल्यूज़ मिली आपको? 8 प्लेसेस पे क्या है आंसर? आंसर 15। 15 कैसे आ रहा है? 15 33 4s2 0 and 0 the number of electrons। हाँ ठीक है, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है ना उसने, मैंने आपको क्या बताया? मैं सिर्फ वही देख रही थी कि कहाँ कहाँ पे आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द वैल्यू 0, m = 0, तो ये तो 33 रहेगा ना भाई। इसमें देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 0, ये इसका 0, 2 का, ये 6 का 0, सबका ही तो 0 मिल रहा है, तो टोटल 33 हो गया। क्या आ रहा है आपका आंसर? 15। 15 आ रहा है आंसर, क्यों आ रहा है? हाँ और देखो, अभी देखो S में दोनों का वैल्यू 0 रहेगा, S से आपको 2 मिल रहे हैं, ठीक है? इस S से 2 मिल रहे हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपका 0 रखेंगे? P सब शेल इज लाइक दिस, ठीक है? 3 बॉक्सेस है, -1 0 +1, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वैल्यू मिल रहा है? 0। तो उसने वो इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं जो 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 हैं, तो अब आप देखिए कितना आएगा? 2 4 6 8, कितने थे हमारे नंबर? 3 पीछे था, 16 आना चाहिए आंसर। मेरे हिसाब से आंसर 16 आना चाहिए। यहाँ पे 3 ही आंसर, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो हो गया 15। फिर से बता रही हूँ, देखो आप यहाँ पर P का आपको समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा, हाँ? P में आप ऐसे बनाते हैं। और D का कैसे बनाते हैं? D का बनाते हैं आप कितने? 5, ठीक है? -2 -1 0 +1 +2, ठीक है? तो D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है विच विल बी हैविंग 0 ये नंबर फॉर द ऑर्बिटल, m का वैल्यू 0, ठीक है? तो यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया 6, ये 2 हो गया 8, ये 2 हो गया 10, ये 2 हो गया 12 और ये 2 हो गया कितना? 14। अब इस P की अगर हम बात करेंगे तो ये P3 है, P3 में सिर्फ आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ हैविंग वैल्यू 0, तो इसलिए आंसर आएगा 15, ठीक है? इसलिए आंसर क्या मिलेगा? 15।
तो मैम थर्ड क्वेश्चन में डी जेड स्क्वायर डी थर्ड वाला थर्ड क्या है? Amongst the following, the orbital in which the probability of finding an electron is 0 in xy plane. तो हमने बहुत भी आंसर दिया बट पीछे आंसर बस सी डायग्राम से देखो, xy प्लेन में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो xy प्लेन में ही होता है ना, डी जेड स्क्वायर. ज़ीरो इन XY प्लेन. तो ये आंसर आएगा आपका बी और सी. पीछे तो सी दिया पीछे उसने सी दिया है. बीच में भी घूम रहा है तो वो XY प्लेन में आएगा, राइट. तो इसलिए आपका क्या आएगा? PZ आएगा. चलिए आज इतना ही करेंगे. अब आप क्वेश्चन अपने मॉड्यूल के घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है. ये सब क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, यानी आपका जेई वार्म अप आप कर सकते हैं. और मौका लगे तो थोड़ा PYQs तो आपको समझिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. फिफ्थ का कौन सा था? मैंने देखा नहीं कौन सा क्वेश्चन था. निखिल वाला जो तो कर रहे थे हम. हाँ, तो अब आपको मैंने तरीका बताया ना, निकालो आंसर क्या आएगा. आइए, आप लोगों के वो आ गई है ना ये